Hello everyone, welcome to Mathsthan and welcome to the classes of Political Science. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंडियन पॉलिटिकल थॉट और इंडियन पॉलिटिकल थॉट के सीरीज में हमने पढ़ा था मनु के बारे में, कौटिल्य के बारे में, वीडी सावरकर के बारे में एंड महात्मा गांधी के बारे में। और आज के इस लेक्चर में एज यू ऑल कैन सी ऑन योर स्क्रीन वी आर गोइंग टू स्टडी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड हिज पॉलिटिकल थॉट। इंडियन पॉलिटिकल थिंकिंग में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। है ना, ये चीज हमें कहीं ना कहीं मालूम होगी बिकॉज आई थिंक वी ऑल आर फेमिलियर विद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो आज इनके पॉलिटिकल थॉट को हम पढ़ने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके कौन से वर्क्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को हमें ध्यान में रखना है, इनकी क्या फिलॉसफी और क्या मान्यता थी, एंड देन वेरी इंपॉर्टेंटली हम कंपैरिजन पढ़ेंगे, कंपैरिजन बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है ना। तो महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की विचारधारा जो है इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को और समझते हैं, जानते हैं कौन थे बी आर अम्बेडकर, क्यों उनकी इतनी इंपॉर्टेंस है और क्या क्या उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे इंडियन पॉलिटिकल थिंकिंग में। ठीक है, तो फर्स्ट अप कौन थे बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर वॉज बॉर्न इन 1891। ठीक है, ही डाइड इन द ईयर 1956 और ही वॉज अ ज्यूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, सोशल रिफॉर्मर एंड द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान को ड्राफ्ट करने में और लिखने में इनका बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है और तभी हम इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये एक ज्यूरिस्ट थे, ठीक है ना, एक इकोनॉमिस्ट थे, एक सोशल रिफॉर्मर थे, यानी समाज सेवा में बिलीफ रखते थे, समाज को रिफॉर्म करने में विश्वास रखते थे और साथ ही साथ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के एक चीफ आर्किटेक्ट भी थे। और जो इनका मेन फोकस रहा वो था ऑन सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय में। ठीक है ना, सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी को इन्होंने काफी ज्यादा प्रमोट किया क्योंकि वी ऑल नो दैट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर केम फ्रॉम अ शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, तो उनको जो है एक तरह से वो खुद इस भेदभाव का शिकार रहे हैं अपने बचपन में और अपने जीवन में, और इसी वजह से उन्होंने इंडिया में अपनी पढ़ाई हासिल करने के बाद में उन्होंने सोशल जस्टिस के कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। और उनके अकॉर्डिंग ये जो कास्ट का सिस्टम है ना, हम आगे पढ़ेंगे कि जो कास्ट सिस्टम है हमारे देश में ये पूरी तरह से खत्म होना चाहिए, ये मानना था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। ठीक है ना। तो अब आगे हम इनके फिलॉसफी को पढ़ेंगे, इनके पॉलिटिकल थॉट को पढ़ेंगे, बट जस्ट फॉर अ ब्रीफ बैकग्राउंड, क्योंकि बेटा एग्जाम के लिए अगर आपको कोई चीज मालूम होनी चाहिए तो वो ये कि ही वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब वो ये नहीं आपसे पूछेंगे कि ही वाज अ ज्यूरिस्ट और एन इकोनॉमिस्ट, ठीक है ना, स्टफ लाइक दैट, नॉट नेसेसरीली आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, बट स्टिल फॉर अ बैकग्राउंड चेक हमें पता होना चाहिए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वो खुद भी पिछड़े वर्गों में से बिलोंग करते थे और उनके साथ काफी डिस्क्रिमिनेशन उन्हें भी फेस करनी पड़ी थी अपने अर्ली इयर्स ऑफ लाइफ में, जिस डिस्क्रिमिनेशन ने उनकी विचारधारा को बदला एंड व्हाट ही गेन्ड हिज एजुकेशन। ठीक है, इंग्लैंड से भी जाकर उन्होंने पढ़ाई करी और फिर उन्होंने जब भारत के संविधान को ड्राफ्ट किया तो उसमें डिमांड करी सोशल जस्टिस की। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। ठीक है, मैं फिर से ये चीज को रिपीट करूंगी कि बच्चे हम लेक्चर्स में वो चीजों पर ज्यादा फोकस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा हर एक चीज की डिटेल में जाना नेसेसरी नहीं होता है, कई बार हमें स्मार्ट स्टडी करनी होती है और हमें सिर्फ वो चीजें ध्यान में रखनी है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आफ्टर दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वी कैन मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक, दैट इज हिज की आइडियाज। ठीक है, उनके प्रमुख विचारों को आप समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले जब मैंने बात करी लास्ट स्लाइड में भी कि उन्होंने सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया। ठीक है, सामाजिक न्याय और समानता
क्योंकि उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया हुआ था, वो खुद इस चीज से गुजर चुके थे अपने लाइफ में, उन्होंने अपने पेरेंट्स को भी देखा और उन्होंने अपनी बाकी कम्युनिटी के भी लोगों को ये चीज देखा था कि ये अनटचेबिलिटी और ये जो कास्ट सिस्टम है, इसमें जो द सो कॉल्ड बैकवर्ड क्लासेस है, उनको कितना कुछ सफर करना पड़ता है, राइट। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने स्ट्रांगली अपोज किया था, ठीक है। अपोज किसको? कास्ट सिस्टम को। वो नहीं चाहते थे कि हमारे देश में कास्ट सिस्टम हो या फिर अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस हो या फिर अनटचेबिलिटी लोग फॉलो करें, ठीक है। अब उनका मानना था कि लीगली हम सबको न्याय दे सकते हैं, ठीक है। और उनका ये भी मानना था कि इंडिया को वेस्टर्न कंट्रीज से प्रभावित होना चाहिए और साइंस को फॉलो करते हुए अपनी विचारधारा को डेवलप करना चाहिए, ठीक है। उनका ये मानना बिल्कुल भी नहीं था कि हम किसी भी तरीके के धर्म में बंद करके रह जाए। धर्म नॉट इन टर्म्स ऑफ ड्यूटी बट इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, आई एम सेइंग, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। तो उनका ये मानना था कि इंसान को साइंस का यूज करना चाहिए जब वो डेवलपमेंट की बात कर रहा है, और देश को चलाने के लिए लीगल जो देश का लीगल सिस्टम है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो पॉइंट, जो सबसे प्रमुख विचार उनका था, वो था सोशल जस्टिस, यानी सामाजिक न्याय और समानता का, जहां पर कास्ट सिस्टम ना हो। इन्होंने इसको स्ट्रांगली अपोज किया था, ठीक है, बहुत कड़ा विरोध किया था इस चीज का। और उन्होंने एडवोकेट किया था, यानी प्रमोट किया था, प्रचार किया था किसका? इक्वालिटी का, लिबर्टी का एंड फ्रेटर्निटी का। एंड ऑल ये तीनों टर्म्स इंस्पायर्ड है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये टर्म्स जो है वो निकल करके आई थी, द टर्म्स ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। इंडिया के प्रियम्बल का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना, और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इंस्पायर्ड है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, जहां पर सब बराबर हो, सबको आजादी हो और सब भाईचारे के साथ रहे, कोई कास्ट सिस्टम ना हो, और ये अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है ये पूरी तरह से खत्म की जाए, ठीक है। तो उनका सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को एम्फसाइज करना, कास्ट सिस्टम को अपोज करना और अनटचेबिलिटी को अपोज करना, एंड प्रमोटिंग द आइडियाज ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, आप याद रखेंगे फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता का कड़ा विरोध किया। उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का समर्थन किया। सो डेफिनेटली दो चीजें कि उन्होंने अपोज किया कास्ट सिस्टम को, कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को भी अपोज किया, एंड promoted what, advocated what, principles of equality, liberty and fraternity, ठीक है। Moving on to the next key idea, that is critique of caste system। जाति व्यवस्था की आलोचना उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में की, जैसे कि हमने अभी पिछली ही स्लाइड में पढ़ा कि वो चाहते थे कि समाज में समानता और न्याय स्थापित हो, यानी सोशल जस्टिस एंड सोशल इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। एंड ऑल्सो जब पूरा फ्रीडम स्ट्रगल किस पर फोकस कर रहा था? पॉलिटिकल फ्रीडम पर, इजंट इट? जो हमारा मैक्सिमम, जो हमारा इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल रहा है, उसने पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस पर ही फोकस करा है कि भाई हम अपने देश के लिए निर्णय खुद ले सके, है ना, हमें ज्यादा से ज्यादा पावर्स मिले सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस पे बहुत ज्यादा ध्यान गया, ठीक है। फ्रीडम फाइटर्स ने भी ये चाहा कि हम ब्रिटिशर से जल्द पॉलिटिक्स की पावर या राजनीति की पावर हम अपने हाथों में ले लें। लेकिन बी आर अम्बेडकर चाहते थे कि सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम ही नहीं, इंडिया को सोशल, सामाजिक तौर पर भी न्याय और समानता लानी पड़ेगी। तो सोशल जस्टिस पर बेटा बहुत ज्यादा फोकस था, एंड सोशल जस्टिस एंड सोशल इक्वालिटी वर द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स प्रमोटेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, क्योंकि उससे पहले मैक्सिमम जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं उनका पूरा फोकस था सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस पर, पॉलिटिकल फ्रीडम पर। अंडरस्टूड? तो अब कास्ट सिस्टम की आलोचना करी, कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी का बहुत कड़ा विरोध किया इन्होंने। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनका एक बहुत फेमस वर्क है एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। तो एनहिलेशन ऑफ कास्ट इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, याद रखेंगे। एनहिलेशन ऑफ कास्ट वाज रिटन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और उन्होंने ये कहा कि जो कास्ट सिस्टम है वो एंटी डेमोक्रेटिक है, ठीक है ना।
ये एंटी डेमोक्रेटिक यानी डेमोक्रेसी के विरुद्ध जाती है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, वी हैव स्टडीड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी जब हमने कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज पढ़े थे पॉलिटिकल थ्योरी के। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ पीपल, लोगों का शासन, जहां पर लोग अपने या तो रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं या फिर डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपनी देश की गवर्नेंस में। तो डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है रूल ऑफ पीपल। और बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि कास्ट सिस्टम जो है वो डेमोक्रेसी को प्रमोट नहीं करता, इनफैक्ट वो एंटी डेमोक्रेटिक है। ठीक है, कैसे? अब आप एक बात बताइए, जब एक समाज में, एक देश में कुछ लोगों के साथ ऑलरेडी अन्याय हो रहा है, उनको बराबरी नहीं मिल रही, या उनको बाकी जो सो कॉल्ड अपर क्लास या अपर कास्ट के लोग हैं वो उनको उतनी महत्व और इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, तो फिर वो लोग जब गवर्नेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे, जब उनको पार्टिसिपेशन का मौका ही नहीं दिया जाएगा, तो फिर डेमोक्रेसी कैसे रह जाएगी? आप समझ पा रहे हो जो मैं बात कह रही हूँ? देखो, बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि जो कास्ट है, ये जो जाति का सिस्टम है ना, ये एंटी डेमोक्रेटिक है। और डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों का शासन। अब जब एक समाज में एक पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है, वो उस पर्टिकुलर ग्रुप के पास प्रॉपर या इक्वल रिस्पेक्ट नहीं है, वो प्रॉपरली और इक्वली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते बाकी सो कॉल्ड अपर कास्ट के मुकाबले में, तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि लोगों का शासन है? क्योंकि भाई वन पार्ट ऑफ योर पॉपुलेशन इज बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ दिस लिबर्टी। इसीलिए ये कहते थे कि कास्ट का जो सिस्टम है, जो जाति का सिस्टम है, वो एंटी डेमोक्रेटिक है। ठीक है, और उन्होंने कास्ट को ग्रेडेड इन इक्वालिटी कहा। ठीक है, यानी कर्मबंध असमानता। ठीक है, आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर माई हिंदी प्रोनाउंसिएशन एज ऑलवेज, but yes, the students of Hindi medium, they can definitely understand this term. तो apologies from my side for mispronunciation. तो चलो अब आगे समझ लेते हैं। उन्होंने कास्ट को बोला कि ग्रेडेड इनइक्वालिटी है, यानी कि ये असमान है। ठीक है, ऑब्वियसली कास्ट सिस्टम होता है इनइक्वल ही होता है, लेकिन ग्रेडेड इनइक्वालिटी जहां पर आप कुछ लोगों को तो बहुत सभी चीजों के लिए दे आर वेरी फ्री, वो पढ़ भी सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, बट लेकिन उसी तरफ एक दूसरा समाज है जिसको आप अनइक्वली ट्रीट कर रहे हो। ठीक है, तो आप भले ही डेमोक्रेसी की बात करते हो जहां पर लोगों का शासन हो, सब कुछ हो, लेकिन आपके अपने समाज के अंदर एक ग्रेडेड इनइक्वालिटी का सिस्टम चल रहा है। और वो सिस्टम किस चीज ने क्रिएट कर रखा है? जाति की सिस्टम ने क्रिएट कर रखा है कि एक ऊंची जाति है तो इनको सोशली समाज में ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, इनकी ज्यादा रिस्पेक्ट होगी, और एक सो कॉल्ड लोअर क्लास है, लोअर कास्ट है, उनको आप इक्वल रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, उनको बहुत सारी चीजों पर प्रतिबंध लगा रखा है उनके लिए, है ना। तो उनका मानना यह है कि डेमोक्रेसी में हम अपने समाज में कास्ट सिस्टम जो है ना, उस सिस्टम ने ग्रेडेड इनइक्वालिटी को पैदा कर रखा है। ठीक है, यानी कि असमानता को पैदा कर रखा है, जो कि अलग अलग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चाहे फिर आप उसको रिलीजन टर्म्स में ले लो, चाहे सामाजिक तौर पर ले लो, है ना। तो ये चीजें उन्होंने कही और उन्होंने कास्ट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना और उसकी कड़ी आलोचना करी। ठीक है ना। देन नेक्स्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने जाति को अलोकतांत्रिक बताया, जैसे हम कह चुके। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो किताब है, उसी बुक में उन्होंने कास्ट को बोला कि कास्ट तो एंटी डेमोक्रेटिक है, और जाति को उन्होंने क्रमबद्ध असमानता कहा। अगेन अपॉलजीज फॉर माय प्रोनाउंसिएशन ऑफ हिंदी वर्ड्स। सो दिस इज व्हाट इज दैट ही वाज अ क्रिटिक ऑफ कास्ट सिस्टम, और क्रिटिक ऑफ कास्ट सिस्टम से रिलेटेड जो बुक है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, वो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिंसिपल्स को मानना। देखो, एक तो होता है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, ठीक है, फिर एक टर्म है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संवैधानिकता, संविधान एंड संवैधानिकता, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब सिंपल हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वो प्रिंसिपल है जहां पर हम संविधान के जो हमारे जो मूल एस्पेक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सबके लिए बराबरी, सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना, हमारे फंडामेंटल राइट्स, उन सभी प्रिंसिपल्स को फॉलो करना,
रिस्पेक्ट करना, ठीक है, और उनको प्रोटेक्ट करना, वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या फिर संवैधानिकता। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के जो प्रिंसिपल्स हैं, संविधान, हमारे जो संविधान के सिद्धांत हैं, उनको अच्छे तरीके से फॉलो करना, उसकी इज्जत करना और उनको प्रोटेक्ट करना, उसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो संविधान को मानना, उसकी इज्जत करना, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के पर्सपेक्टिव में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या कहते हैं, चलो पढ़ते हैं यहाँ पे। ही एम्फसाइज्ड रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स एंड सेफगार्ड्स फॉर माइनॉरिटीज, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि एक देश में या फिर जब आप संविधान बना रहे हो तो उस देश में कानून का शासन होना चाहिए, सबसे पहली बात, ठीक है। रूल ऑफ लॉ को एम्फसाइज किया, फंडामेंटल राइट्स को एम्फसाइज किया कि ये जो अधिकार है ये हर इंसान के पास इक्वली होंगे, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। और उन्होंने अलग से सेफगार्ड्स दिए कॉन्स्टिट्यूशन में, किसके लिए, माइनॉरिटीज के लिए, ठीक है ना, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर उन्होंने जोर दिया। तो ये जो 3 कीवर्ड्स है ना, आप याद रखिएगा। उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करी या फिर संवैधानिकता की बात करी तो उन्होंने कानून का शासन, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर जोर दिया, ठीक है। ये थे उनके फोकस पॉइंट व्हेन इट कम्स टू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। उसके बाद सपोर्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स ओवर वायलेंट रेवोल्यूशन। अब जैसे वीडी सावरकर के बारे में जब हमने पढ़ा तो उन्होंने क्या कहा था कि भाई अगर आपको आजादी के लिए हिंसा का भी प्रयोग करना पड़े तो आप करिए, ठीक है। लेकिन बी आर अम्बेडकर, बिकॉज ही वॉज अ लीगल मैन, उन्होंने कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें संवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए और वायलेंट रेवोल्यूशंस या फिर हिंसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इवन इफ हम अपने देश में बदलाव लाना चाहते हैं या फिर हम क्रांति लाना चाहते हैं, तभी भी हमें हिंसा का प्रयोग नहीं करना, बल्कि किसका प्रयोग करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स का, यानी संवैधानिक तरीकों का। संवैधानिक तरीके कौन से हो गए, जैसे कि आपने पिटीशन फाइल कर दिया, आपने एक लॉ के लिए अपील कर दिया पार्लियामेंट में, ठीक है, वो सारी चीजें कि हमें लीगल चीजें, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि हिंसा का, ठीक है। तो समझ में आई आपको ये चीज कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड उन्होंने 3 वर्ड्स पर एम्फसाइज किया, पहला रूल ऑफ लॉ, दूसरा फंडामेंटल राइट्स एंड तीसरा सेफगार्ड्स फॉर माइनॉरिटीज। अब आगे चलते हैं और समझते हैं उनका कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। जस्ट अ सेकेंड, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। हाँ, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। लोकतंत्र के बारे में उन्होंने क्या कहा उसको समझते हैं। देखो, ही सेड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट पॉलिटिकल बट ऑल्सो सोशल एंड इकोनॉमिक। तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र जो है वो केवल राजनीतिक नहीं है कि आपने पॉलिटिकल पावर्स ले लिया, आपने ब्रिटिशर से अपनी सारी पावर्स एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी तो आपने ले ली, लेकिन डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए, और डेमोक्रेसी का जो सही मतलब होता है वो होता है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस भी। आप सामाजिक और आर्थिक चीजों पर भी फोकस करो, वहां पर भी अपलिफ्टमेंट लाओ, तभी हम मानेंगे कि हाँ ये एक डेमोक्रेसी है। क्योंकि डेमोक्रेसी इज रिलेटेड टू रूल ऑफ पीपल, ठीक है ना, तो लोगों से रिलेटेड होती है, लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं डेमोक्रेसी में। तो उस देश के लोगों में सिर्फ पॉलिटिकल समानता मत लाओ, सामाजिक और आर्थिक समानता भी लेकर के आओ, तभी डेमोक्रेसी का रियल मीनिंग जो है वो निकल करके आएगा, ठीक है ना। एंड ही सेड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट बेस ऑफ इट सोशल डेमोक्रेसी। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तब तक नहीं टिक सकती जब तक उसके बेस पर, यानी उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव सोशल डेमोक्रेसी से ना बनी हो, ठीक है। तो बेसिकली उनका कहना था कि सोशल डेमोक्रेसी यानी सामाजिक लोकतंत्र, जहां पर लोग आपस में बराबर हैं, लोग आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, अपलिफ्ट कर रहे हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सभी लोग बराबर हैं, सभी को इक्वल राइट्स मिल रहे हैं। तो उन बी आर अम्बेडकर के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का जो बेस है वो है सोशल डेमोक्रेसी, ठीक है ना। और अगर सामाजिक तौर पर ही हमारे देश में चीजें नहीं होंगी ना ठीक, तो फिर आप राजनीति में भी चीजों को सही नहीं कर पाओगे।
आर यू अंडरस्टैंडिंग? जब हम सोशल की बात करते हैं ना, तो हम बात करते हैं सोसाइटी की, हम अपने समाज की बात कर रहे हैं। और बी आर अम्बेडकर यही कहते हैं कि अगर समाज में बराबरी नहीं होगी, समाज में बराबरी इन द सेंस सामाजिक लोकतंत्र नहीं होगा, लोग आपस में एक दूसरे से बटे हुए हैं या एक दूसरे के तौर तरीके से बहुत ज्यादा अलग हैं, तो फिर अगर सोशल डेमोक्रेसी ही नहीं रहेगी तो फिर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी नहीं टिक सकती। इसलिए उन्होंने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र का जो बेस है, जो फाउंडेशन है ना, वो सोशल डेमोक्रेसी ही है। इसलिए उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया सोशल जस्टिस पर। ठीक है ना? तो ये था उनका डेमोक्रेसी को लेकर के विचार। सिंपल एक लाइन में जो आप याद रखेंगे वो ये कि डेमोक्रेसी बी आर अम्बेडकर के लिए केवल और केवल पॉलिटिकल या राजनीतिक नहीं थी, उनके लिए डेमोक्रेसी सोशल एंड इकोनॉमिक थी। अंडरस्टूड? एंड दूसरी चीज ये आप याद रख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं टिक सकती जब तक उसका बेस यानी सोशल डेमोक्रेसी मजबूत ना हो। जब तक एक सोशल डेमोक्रेसी ना हो, जब तक समाज में ही लोग आपस में खुश ना हो या फिर एकता ना हो लोगों में आपस में, तो राजनीति भी नहीं टिक सकती। ठीक है? क्योंकि राजनीति भी तो लोगों से मिलकर ही बनी है, isn't it? Directly or indirectly, society is impacting the politics of our country, isn't it? You will agree on the fact कि जो हमारे देश की सोसाइटी है वही तो पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस कर रही है, या फिर ये कह लो कि हमारे देश की जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो लोगों से ही प्रभावित हो रहे हैं, लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। तो अगर हमारा बेस, हमारा सोशल बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो फिर राजनीति भी नहीं रुकेगी। ये मानना था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का व्हेन इट कम्स टू डेमोक्रेसी या फिर लोकतंत्र। समझ में आया डेमोक्रेसी के लिए बी आर अम्बेडकर का क्या विचार था? सिंपल टर्म्स, उन्होंने केवल और केवल राजनीतिक लोकतंत्र को सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक और सामाजिक यानी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं और समझते हैं हिज व्यूज ऑन रिलीजन। वो धर्म पर क्या विचार रखते थे? उन्होंने क्रिटिसाइज किया, आलोचना की हिंदू सोशल ऑर्डर की फॉर इनइक्वालिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्लियर। ठीक है? और उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था, बुद्धिज्म को अपना लिया था इन द ईयर 1956, और ये 1956 वो साल है व्हेन ही आल्सो पास्ड अवे। ठीक है? तो आप याद रखेंगे कि उन्होंने हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज किया था, हिंदू रिलीजन को क्रिटिसाइज किया था। बेसिकली रिलीजन को भी क्रिटिसाइज नहीं किया था। वी कैन नॉट से दैट ही क्रिटिसाइज द हिंदू रिलीजन, वी विल से दैट ही क्रिटिसाइज द हिंदू सोशल ऑर्डर, दैट इज द वर्ना सिस्टम, या फिर इसको आप कह सकते हो द कास्ट सिस्टम। सो यस, हम ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने पूरे के पूरे जो है हिंदू धर्म को क्रिटिसाइज किया, नहीं। पर हाँ, एक चीज जिसके वो बहुत बहुत ज्यादा खिलाफ थे वो था सोशल ऑर्डर, यानी कि सामाजिक व्यवस्था जहां पर लोग आपस में एक दूसरे से बटे हुए थे। ऊंची जातियां और नीची जातियां थी। ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों को इक्वल रिस्पेक्ट नहीं देते थे, उन्हें इक्वल समानता नहीं मिलती थी। ठीक है? और उनको माना जाता था कि जो जिस पर्टिकुलर जाति में जन्मा है वो उसी जाति से हमेशा बिलोंग करेगा और यही उसका धर्म है और यही चीज उसको माननी है और सदा के लिए फॉलो करनी है। तो इस चीज के बहुत ज्यादा खिलाफ थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और इसीलिए उन्होंने हिंदू सोशल ऑर्डर यानी कि दिस ऑर्डर ऑफ वर्ना सिस्टम एंड कास्ट सिस्टम, इसकी बहुत ज्यादा आलोचना की थी। और इन्हीं सारी चीजों के चलते उन्होंने बहुत सारे रिलीजन्स को पढ़ा, उन्होंने इस्लाम भी पढ़ा, उन्होंने क्रिश्चियनिटी भी पढ़ी, और एट द एंड इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म इन द ईयर 1956। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है? और बौद्ध धर्म में वो किस चीज से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे? द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी से। प्लस दिस रिलीजन वॉज वेरी सिंपल टू फॉलो। ठीक है? बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई ऊंची जाति नीची जाति, हर इंसान को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती थी। ठीक है? और वो कहते हैं कि जो बौद्ध धर्म है वो फॉलो करना भी बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा कठिन रीति रिवाज और रिचुअल्स से नहीं भरा हुआ ये धर्म, इसलिए वो बुद्धिज्म से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे और 1956 में ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। ठीक है? क्रिटिसाइज किसको किया था? हिंदू सोशल ऑर्डर को। सो हिंदू सामाजिक व्यवस्था की आलोचना की और 1956 में बौद्ध धर्म उन्होंने अपना लिया था। ठीक है? मूविंग ऑन,
अब हम देखते हैं उनके मेजर वर्क्स. दिस इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, एग्जाम के नजरिए से आपको बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई किताबें, उनके काम आपको पता होने चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले आता है एनहिलेशन ऑफ कास्ट. इसके बारे में हमने पढ़ा भी है अभी, है ना. एनहिलेशन ऑफ कास्ट में क्या है, उन्होंने क्या बताया कि भाई जो कास्ट सिस्टम है इसको हटाओ, और कास्ट सिस्टम की क्या करी, बहुत ज्यादा आलोचना करी. ठीक है ना. तो दिस वाज द फर्स्ट बुक जो कास्ट के ऊपर उन्होंने लिखी, एंड क्रिटिसाइज कास्ट और अपोज किया कास्ट सिस्टम को, और बोला कि कास्ट सिस्टम जो है वो नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए. ऑल्सो अनटचेबिलिटी भी नहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए. अंडरस्टूड. चलो नेक्स्ट उनका जो वर्क था वो है हु वर द शूद्रास. शूद्र कौन थे. तो उन्होंने इस बुक में एक्सप्लेन करा कि शूद्रास कौन थे, उनको क्यों रिस्पेक्ट जो है वो मिलनी चाहिए, या फिर दे आर ऑल्सो डिसेंट ह्यूमन बींग्स. और उन्होंने डिस्क्राइब करा कि समाज के लिए एक शूद्रीय जो अनटचेबल्स थे, सो कॉल्ड अनटचेबल्स, उनकी क्या इंपॉर्टेंस जो है, मतलब बेसिकली इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग. ठीक है ना. तो वो उन्होंने बताया. अच्छा, इसके ना आप ईयर्स भी याद रखिए. जस्ट अ सेकेंड. यस, एनहिलेशन ऑफ कास्ट ही wrote it in the year 1936. ठीक है. Who were Shudras he wrote in 1946. ठीक है, ये एक एक्सप्लोरेशन था. उन्होंने इस किताब में एक तो ये बताया कि भाई दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, और उनके ओरिजिन के ऊपर बात करी. ठीक है ना, कि भाई ये जो लोएस्ट कास्ट है, सो कॉल्ड लोएस्ट कास्ट, इसको हिंदू ट्रेडिशन ने जो है इस हायरार्की में रखा हुआ है. ठीक है, ये था. उसके बाद द अनटचेबल्स 1948 में उन्होंने ये बुक लिखी थी. और द अनटचेबल्स भी बेसिकली इट वाज अबाउट द ओरिजिन्स ऑफ अनटचेबिलिटी, की ये जो अछूत लोगों की, या जो ये अस्पृश्यता की जो एक क्या बोलेंगे उसको, ये जो प्रथा कह लो आप, या इसको एक फॉर्म ऑफ लाइफस्टाइल कह लो उस टाइम पर लोगों का. तो ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, क्यों ओरिजिनेट हुआ, उस सब के बारे में लिखते हैं बी आर अम्बेडकर इन हिज बुक द अनटचेबल. ठीक है. एंड देन बुद्धा एंड हिज धम्मा ही रोट इट डाउन इन द ईयर 1957. और ये जो किताब है ये बी आर अम्बेडकर के निधन के बाद पब्लिश हुई थी. सो दिस बुक वाज द लास्ट बुक दैट ही रोट, और बी आर अम्बेडकर के निधन के बाद ये जो किताब है ये आई थी. ठीक है ना. अच्छा, फिर उसके बाद 2-3 चीजें और मैं आपको यहाँ पर एड ऑन करवाना चाहती हूँ. Just make sure that you add it in your book also. Sorry, add it in your notes also. ठीक है. Just a second. Let me handle certain things here. चलो, अब हम अपनी आगे की जो मुझे 2-3 चीजें आपसे और एड ऑन करानी है वो ये देखो. ये स्टेट एंड माइनॉरिटीज 1947 ये रह गया था, तो ये लिख लेते हैं. अब कुछ और काम जो उनके इस समय काल से पहले के थे यहाँ पर एक्चुअली है नहीं, तो एक काम करते हैं हम उसको चलो यहीं लिख लेते हैं. वाई टू राइट इट इन द लास्ट. इसको आई एम इरेजिंग ताकि थोड़ा स्पेस हो जाए. चलो, उसके बाद हम लिखते हैं इनकी एक बुक है कास्ट्स इन इंडिया. ठीक है, कास्ट इन इंडिया, इसका पूरा नाम है, चलो पूरा ही नाम लिख देते हैं, द मैकेनिज्म्स, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट. ठीक है, तो कास्ट्स इन इंडिया, द मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट was written by B.R. Ambedkar in 1916. ये एक बुक नहीं है. ठीक है, ये एक एकेडमिक पेपर है
दिस वाज अ एकेडमिक पेपर। ठीक है, तो ये एक एकेडमिक पेपर है जो उन्होंने कास्ट, इंडिया में कैसी कास्ट है उसको पढ़ते हुए डेवलप किया। उसके बाद एक जर्नल उन्होंने लिखी जिसका नाम था बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत, ठीक है, दैट इज, दिस इज आर, ओके, आई विल राइट इट अगेन। बहिष्कृत भारत, ये एक जर्नल थी, ठीक है, दिस वाज नॉट अ बुक, और ये इन्होंने लिखी थी 1927 में, ठीक है, अंडरस्टूड। और वन मोर, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट वाज रिटन इन द ईयर 1955। ये बेसिकली एक बुक नहीं थी, ये थी एक पॉलिसी प्रपोजल था ये, जो बी आर अम्बेडकर ने लिखा था और बोला था कि जो स्टेट है, जो स्टेट्स के ऑर्गेनाइजेशन है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टीशन, तो जब ये हो रहा था ना कि भाषा के अनुसार हर स्टेट का होना चाहिए, ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर उस चीज को सपोर्ट करते थे और उन्होंने बोला था कि जो स्टेट्स है ना, स्टेट्स को आप भाषा के उस पर ही रिकॉग्नाइज करो। तो ही सेड दैट स्टेट्स शुड बी recognized on linguistic basis. Linguistic basis. ठीक, तो these 8 works of B.R. Ambedkar with their years is important, और आप इस चीज को याद रखना, and you can just simply add it on somewhere in your notes and all, ठीक है। तो first is annihilation of caste in the year 1936, very very important. Then who were the Shudras, origin of Shudras को उन्होंने पढ़ा, ठीक है, and describe that they are human beings simply and they should be treated with equal respect in the year 1946. The Untouchables लिखी गई 1948 में, State and Minorities 1947 में, Buddha and his Dhamma in 1957, and this was published after the death of Dr. B.R. Ambedkar. उसके बाद कास्ट इन इंडिया, ये एक एकेडमिक पेपर था, दिस वाज नॉट अ बुक, जो उन्होंने 1916 में दिया था। बहिष्कृत भारत, ये एक वीकली जर्नल थी जिसको 1927 में उन्होंने शुरू किया। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट वाज रिटन इन द ईयर 1955। तो बेटा ईयर्स भी याद रखना, हो सकता है आपसे उनके वर्क की क्रोनोलॉजी पूछ ली जाए, ठीक है। So just remember all these books and major works of Dr. B.R. Ambedkar. Let us move on towards his contribution. क्या क्या योगदान थे B.R. Ambedkar के? First thing first, he was the chairman of the drafting committee of Indian Constitution. भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ये, and definitely अभी तो आपको याद भी हो गया होगा ये, that he is called as the father of Indian Constitution. ओके, पहले लॉ मिनिस्टर थे इंडिया के, ही वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एडवोकेट ऑफ दलित राइट्स एंड रिजर्वेशन पॉलिसी, रिजर्वेशन के लिए तो जो रिजर्वेशन पॉलिसी का कॉन्सेप्ट है ना, ये भी आया था थ्रू पूना पैक्ट, ठीक है, और इसी रिजर्वेशन, जो रिजर्वेशन है ना, बेसिकली ये नतीजा था एक बहस का, एक डिबेट का, दैट वाज बिटवीन महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर। इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो दिस वाज अबाउट हिज बेसिकली हिज एडवोकेसी ऑफ बी आर अम्बेडकर एंड हिज रिजर्वेशन पॉलिसी। इन्होंने प्रमोट किया एजुकेशन को एंड वुमेन एम्पावरमेंट को, तो काफी इनका योगदान रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट को भी कहते हैं कि इन्होंने अपनी वाइफ को भी एजुकेशन प्राप्त करने के लिए काफी ज्यादा मोटिवेट किया। सो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, भारत के प्रथम विधि मंत्री, दलित अधिकार और आरक्षण नीति के समर्थक, और शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर इन्होंने जोर दिया। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, याद रखना आप लोग, दैट व्हाट वर हिज कंट्रीब्यूशंस इन
द सोसाइटी। ठीक है, सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन तो बेटा यही है दैट ही ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद सोशल जस्टिस पर इनका बहुत ज्यादा जोर था। यू कैन जस्ट राइट इट डाउन हियर। प्रमोटर ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है, आफ्टर स्टडिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन, अब उनके कुछ इंपॉर्टेंट कथन देखो। एजुकेट, एजुटेट एंड ऑर्गेनाइज, दिस हैज बीन प्रीवियसली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, और पूछा गया है कि एजुकेट, एजुटेट और ऑर्गेनाइज का ये जो नारा है ये किसने दिया। सो द आंसर इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, ये जो नारा है दिस वाज गिवन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन प्रीवियसली। उसके अलावा उन्होंने कहा आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस वुमेन हैव अचीव्ड। तो उनका मानना था कि वो किसी भी समाज की, किसी भी कम्युनिटी के प्रोग्रेस को तभी कंसिडर करेंगे या किस चीज से कंसिडर करेंगे कि उस समाज में विमेन की कितनी महत्वता है और विमेन की कितनी अचीवमेंट्स है। तो अगर वो कहते हैं ना कि अगर आपको किसी भी समाज को जज करना है, उसकी प्रोग्रेस को जज करना है, तो उस समाज की महिलाओं की कंडीशंस को देखो। क्या वो महिलाएं सक्सेसफुल है, क्या वो महिलाएं अचीवमेंट्स रखती है। ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर ने भी ये बोला कि अगर मैं किसी भी कम्युनिटी की प्रोग्रेस को नापना चाहूंगा ना, तो मैं ये देखूंगा कि उस समाज में महिलाओं की क्या अचीवमेंट्स है, महिलाओं का क्या प्रोग्रेस है। ठीक है ना, सो दिस इज व्हाट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एम्फसाइज। ठीक है, तो सबसे पहला तो उनका जो इंपॉर्टेंट कोटेशन है दैट इज योर एजुकेट, एजुटेट एंड ऑर्गेनाइज। दूसरा है दैट आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस वुमेन हैव अचीव्ड। तो आप ये कोटेशंस को जस्ट कीप इट समवेयर इन द बैक ऑफ योर माइंड। ये जो दो कोटेशंस हैं दीज आर रिलेटेड टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब चलते हैं डिबेट की तरफ जो हुई थी बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। दोनों ही आजादी चाहते थे। ठीक है, दोनों ही भारत को सक्सेसफुल और डेवलप होता हुआ देखना चाहते थे, पर महात्मा गांधी की विचारधारा अलग थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की विचारधारा अलग थी। और प्रीवियस लेक्चर में जब हमने इंडियन पॉलिटिकल थॉट में महात्मा गांधी को डिस्कस किया तो हमने डिस्कस किया था कि ही वाज अ मॉरलिस्ट। क्या थे? मॉरलिस्ट थे, या फिर कह लो आइडियलिस्ट थे, है ना। इनके जो आइडियाज थे ये एक परफेक्ट नेशन के थे जो कि प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं थे। ठीक है, ये अपोज करते थे वेस्टर्न सिस्टम को। ये बोलते थे कि हमारी संस्कृति जो भारत की संस्कृति है वो उसको प्रमोट होना चाहिए। ठीक है, ये सपोर्ट करते थे स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को। ठीक, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को ये प्रमोट करते थे। एंड इन्होंने ग्राम सभाओं को काफी ज्यादा सपोर्ट किया। ये कोई भी केंद्र सरकार नहीं चाहते थे, यानी सेंट्रलाइजेशन के खिलाफ थे, सेंट्रलाइजेशन के खिलाफ थे, डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करते थे। ठीक है, दूसरी तरफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर, सोशल जस्टिस चाहते थे, बराबरी चाहते थे लोगों में। इन्होंने बोला कि वेस्टर्न कंट्रीज के बेसिस पर, वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो करते हुए आप इंडिया की डेवलपमेंट करो। ठीक है, तो वेस्टर्न कंट्री से काफी ज्यादा प्रभावित थे। साइंस और एजुकेशन, स्टडी ऑफ साइंस पर इन्होंने काफी ज्यादा फोकस किया। ठीक है, एजुकेशन, क्योंकि खुद भी बहुत अच्छी एजुकेशन इन्होंने ली थी, तो डेफिनेटली ही वाज अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ हायर एजुकेशन और स्टडी ऑफ साइंस, क्योंकि इनका मानना था कि साइंस की स्टडी से ही आप इस कास्ट से बाहर आ सकते हो। एक कास्ट का जो सिस्टम है जिसने हमारे समाज को झंझोड़ रखा है, उससे आप बाहर निकल सकते हो और फिर खुले विचारों के साथ आप चीजों को सोच सकते हो। तो साइंस और एजुकेशन के सपोर्टर थे और कहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज के ब्लूप्रिंट पर ही इंडिया को भी डेवलप होना चाहिए। सपोर्ट करते थे डेवलपमेंट एंड हेवी इंडस्ट्रीज को। इकोनॉमिक इक्वालिटी लाना चाहते थे, आर्थिक समानता के प्रमोटर थे। ठीक है ना, तो ये कुछ डिफरेंसेस थे। अब गांधी जी और कास्ट के ऊपर भी इनका एक बहुत मेजर डिफरेंस था। अब बी आर अम्बेडकर तो चाहते थे कि जो कास्ट सिस्टम है उसको बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया जाए और कोई कास्ट जैसी कोई चीज ही एग्जिस्ट ना करे। दिस इज व्हाट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वांटेड। ही डिड नॉट वांटेड कि कोई कास्ट का सिस्टम भी हो।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन व्हाट डिड गांधी सेड कि आप कास्ट सिस्टम की जो कुप्रथाएं हैं जैसे कि अनटचेबिलिटी, आप उसको हटाइए, ठीक है। उन अकॉर्डिंग टू गांधी जी कास्ट के होने या ना होने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कास्ट अगर आपके इफ यू आर बिलोंगिंग टू अ सर्टेन कास्ट उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो कुप्रथाएं हैं, जो बैड प्रैक्टिसेस हैं जैसे कि अनटचेबिलिटी, उसको इन्होंने क्रिटिसाइज करा और उन्होंने बोला ऐसी कुप्रथाएं नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर बी आर अम्बेडकर चाहते थे कि कास्ट सिस्टम जो है वो जड़ से खत्म कर दिया जाए और भारत में किसी भी तरह की कोई कास्ट ही ना हो, ठीक है। तो इस डिबेट को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या रहे हैं मेजर डिफरेंसेस बिटवीन महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर, कैन बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। चलो, सबसे पहले व्यू ऑन कास्ट, जाति पर दृष्टिकोण कैसा था। अम्बेडकर का कहना है कि कास्ट ऑप्रेसिव है एंड मस्ट बी अबॉलिश। जैसे मैंने बताया कि कास्ट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बचना चाहिए, कास्ट को पूरी तरह से आप खत्म कर दो, ठीक है। और ये ऑप्रेसिव है यानी लोगों की फ्रीडम को छीनती है, लोगों को दबाने की कोशिश करती है। और कौन से लोग इसमें सबसे ज्यादा पिसते हैं? द सो कॉल्ड लोअर क्लास और द अनटचेबल्स, ठीक है। तो जाति व्यवस्था को समाप्त करना जरूरी है, ये मानना था बी आर अम्बेडकर का। दूसरी तरफ गांधी का क्या कहना था? गांधी सेड दैट कास्ट यानी जो वर्ण सिस्टम है वो एक्सेप्टेबल है, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन जो कुप्रथा है जैसे कि अनटचेबिलिटी, इनका खत्म होना जरूरी है। तो गांधी जी ने कास्ट सिस्टम को अपोज नहीं किया, ठीक है। इस पूरी की पूरी कास्ट सिस्टम को उन्होंने अपोज नहीं करा, बल्कि उन्होंने कास्ट सिस्टम को तो एक्सेप्ट करा कि ठीक है जातियां हैं, अलग अलग वर्ग हैं, वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन सिर्फ कुप्रथाएं नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वर्ण व्यवस्था स्वीकार्य मतलब स्वीकार करी उन्होंने, पर अपरिष्यता का विरोध किया, ठीक है। ये चीज एक बहुत बहुत मेजर डिफरेंस है। प्लीज याद रखिएगा दैट बी आर अम्बेडकर वांटेड द टोटल अबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम, कि कास्ट सिस्टम पूरी तरह समाप्त हो जाना चाहिए। गांधी कहते थे कि कास्ट सिस्टम में कुछ ऐसा बुरा नहीं है, उसको वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन बस कुप्रथाओं को फॉलो नहीं करना है, ठीक। उसके बाद अप्रोच टू रिफॉर्म यानी सुधार का क्या तरीका था अम्बेडकर के और गांधी के लिए। अंबेडकर के लिए जो सुधार का तरीका था वो क्रांतिकारी था। स्ट्रक्चरल चेंज यानी कि संरचनात्मक परिवर्तन करना था, यानी कि आप इंस्टीट्यूशंस में चेंज लाओ, ठीक है। स्ट्रक्चर को हम इंस्टीट्यूशन भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। और रैडिकल मतलब क्रांतिकारी, जहां पर आप एक रिफॉर्म लेकर के आओ, जहां पर आप एक समाज में बड़ा बदलाव लेकर के आओ, ठीक है। ऐसे विचारधारा को बोलते हैं रैडिकल सोच होना, ठीक है। और स्ट्रक्चरल चेंज यानी कि जो हमारे जो देश की व्यवस्था है, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था हो या सामाजिक व्यवस्था हो, उसमें बदलाव। इंस्टीट्यूशन जैसे लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, हमारा जुडिशरी हो गया, ठीक है। इन सब में यानी हमारे देश के स्ट्रक्चर में, हमारे देश के इंस्टीट्यूशन में बदलाव लाओ। ये सुधार का तरीका था बी आर अम्बेडकर का, ठीक, कि क्रांति होनी चाहिए। और गांधी मानते थे कि जो सुधार है वो ग्रेजुअल होना चाहिए, ठीक है, क्रमिक होना चाहिए और मॉरल नैतिक सुधार होना चाहिए लोगों में। एज वी ऑल हैव स्टडीड कि गांधी जी एक मॉरलिस्ट थे, ठीक है ना। तो उन्होंने मॉरल्स दिए, उन्होंने नैतिकता की बात ज्यादा करी। उन्होंने कहा कि भाई जो बदलाव है वो एक स्लो प्रोसेस है, वो ग्रेजुअली आप सोसाइटी में बदलाव लाएंगे। और बी आर अम्बेडकर ये विश्वास रखते थे कि अगर आपको समाज में सुधार करना है तो वो क्रांति से होगा और स्ट्रक्चरल चेंजेस से होगा। जब आप अपने देश के इंस्टीट्यूशन में, आप अपने देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और न्याय व्यवस्था में बदलाव करेंगे, तब रिफॉर्म आएगा, सुधार आएगा, ठीक है। गांधी जी का मानना था कि नैतिक सुधार होना चाहिए, मॉरली आप लोगों को बदले तो वो चीज ज्यादा बेहतर है। अब तीसरा, अनटचेबिलिटी। बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि जो अनटचेबिलिटी है, ये जो अस्पृश्यता का जो कॉन्सेप्ट है, ये हिंदू सिस्टम के अंदर रूटेड है और इसको जड़ से खत्म कर देना चाहिए। हिंदू धर्म की देन है अनटचेबिलिटी, बी आर अम्बेडकर का ये कहना था, और इसे समाप्त करना होगा, ठीक है ना। तो अनटचेबिलिटी के लिए क्या उसका कॉन्सेप्ट था, समझ में आया आपको? ही सेड कि अनटचेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज अ हिंदू कॉन्सेप्ट और इसको टोटली खत्म करना पड़ेगा। और गांधी जी का कहना था कि जो अस्पृश्यता है ये एक सामाजिक बुराई है, इट इज नॉट रिलेटेड टू इन एनी वे हिंदू रिलीजन एज पर। और उन्होंने बोला कि हिंदुइज्म में हमें रिफॉर्म करने पड़ेंगे, हमें सुधार जो है वो हिंदुइज्म में संभव है, ठीक है। तो एक तरफ तो बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है ये हिंदू रिलीजन की देन है, इसको जड़ से खत्म करो।
गांधी जी कहते हैं कि हमें हिंदुइज्म में हम बदलाव लाएंगे, हिंदुइज्म में सुधार हो सकता है, और ये जो अनटचेबिलिटी है ये एक सोशल इवल है। तो बेसिकली अनटचेबिलिटी को दोनों ने अपोज किया। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि हाँ एक ने सपोर्ट किया और एक ने अपोज किया, नहीं, अंबेडकर और गांधी ने दोनों ने ही अनटचेबिलिटी को अपोज किया। बस फर्क इतना है कि अंबेडकर का मानना था कि हिंदू सिस्टम में जो है ये हिंदू धर्म की देन है और इसको खत्म करना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ वो मानते थे कि हमें हिंदुइज्म में बदलाव करने चाहिए, हमें हिंदुइज्म को रिफॉर्म करना चाहिए, सुधार करना चाहिए उसका। ठीक है, उसके बाद अगली चीज आती है पॉलिटिकल सेफगार्ड यानी राजनीतिक अधिकार। अब पॉलिटिकल सेफगार्ड्स के लिए अंबेडकर कहते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए दलित्स के लिए। अच्छा, अब इलेक्टोरेट क्या होता है? इलेक्टोरेट इलेक्शंस का वो सिस्टम है जहां पर एक मुस्लिम व्यक्ति एक मुस्लिम नेता को चुनता है, एक हिंदू व्यक्ति एक हिंदू नेता को चुनेगा। ठीक है, उसी तरह बी आर अम्बेडकर ने डिमांड करी कि दलित्स के लिए भी एक दलित नेता का चुना जाना चाहिए, उनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। ठीक है, पृथक निर्वाचन का समर्थन, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन का समर्थन उन्होंने किया कि भाई एक अलग इलेक्टोरेट सिस्टम जो है दलित्स के लिए भी होना चाहिए। ठीक है, अब जो कम्युनिटी है, ठीक है, द दलित कम्युनिटी एज पर दीज आर अ पार्ट ऑफ हिंदुइज्म ओनली, है ना। तो गांधी जी का यही एक बोन ऑफ कंटेंशन था कि हम दलित्स को अलग कंसीडर क्यों करें जब वो हिंदुइज्म का ही पार्ट है। तो ठीक है ना, तो उन्होंने अपोज किया ये दलित्स के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग थी बी आर अम्बेडकर की, उसको अपोज किया गांधी जी ने, और उन्होंने कहा कि जो दलित कम्युनिटी है वो हिंदुइज्म का ही हिस्सा है और हम दलित्स को अलग नहीं कर सकते हिंदुइज्म से। क्योंकि देखो बी आर अम्बेडकर का मानना ये था कि जो दलित कम्युनिटी है वो भले ही हिंदुइज्म का पार्ट है लेकिन वो बहुत ज्यादा ऑप्रेस्ड है, उनको बहुत ज्यादा दबाया हुआ है, या फिर उनके पास उतनी लिबर्टीज और फ्रीडम्स और वो हम कह सकते हैं कि वैसी आजादियां नहीं है जैसी कि अपर सो कॉल्ड अपर कास्ट के पास है, और वैसे रिसोर्सेज भी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि भाई दलित कम्युनिटी के लिए भी आप एक अलग से इलेक्टोरेट का सिस्टम बनाइए जैसे आपने मुस्लिम्स और बाकी कम्युनिटीज के लिए बनाया है। ठीक है, इस चीज को गांधी जी ने बहुत अपोज किया। इनफैक्ट उन्होंने जो है एक फास्ट भी उन्होंने करा था। ठीक है ना, तो फिर तब जाकर पूना पैक्ट साइन हुआ बिटवीन बी आर अम्बेडकर एंड गांधी जी, जहां पर कॉन्सेप्ट निकल करके आया रिजर्वेशन का, कि ठीक है बी आर अम्बेडकर ने अग्री किया कि ठीक है दलित्स को हिंदुइज्म का ही पार्ट बना के रखो, हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मांग रहे, लेकिन दलित के लिए कुछ परसेंटेज ऑफ सीट्स जो है वो रिजर्व्ड रहेंगी। और ये जो एक तरह से कंसिलिएशन है दोनों के बीच में, ये जो आपसी बात है ये साइन हुई थी पूना पैक्ट के द्वारा। ठीक है, तो पूना पैक्ट इज इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। गांधी और अम्बेडकर के बीच में एक सुलह हो गई थी बेसिकली, और ये रिजल्ट निकल करके आया था कि ठीक है दलित्स को हम इलेक्शंस में अलग से उनके लिए एक इलेक्टोरेट नहीं क्रिएट करेंगे, हम दलित्स के लिए हिंदुइज्म में ही सीट्स को रिजर्व कर देंगे कि इतने लोग तो दलित कम्युनिटी के होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो था वो आया था इन पूना पैक्ट। अब आगे चलते हैं, डेमोक्रेसी पर दोनों के व्यूज देख लेते हैं क्या फर्क है। अंबेडकर के लिए सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा महत्व रखती है, यानी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र ज्यादा जरूरी है, जो कि हमने इनके डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा था कि सोशल डेमोक्रेसी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का बेसिक है। ठीक है, फाउंडेशन है, और अगर सोशल डेमोक्रेसी नहीं होगी तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी ज्यादा टाइम तक लास्ट नहीं करेगी। और गांधी जी ने एम्फसाइज किया नैतिक और स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी पर कि भाई आप नैतिक और आध्यात्मिक लोकतंत्र पर फोकस करो। जब लोग मॉरली सही गलत को पहचान लेंगे और जब लोग मॉरली और स्पिरिचुअली सही होंगे तो फिर वो लोकतंत्र जो है वो बेस्ट होगा। तो उन्होंने डेमोक्रेसी में किसको सपोर्ट किया? मॉरल और स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी को। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन। अब रिलीजन में बी आर अम्बेडकर ने हेविली क्रिटिसाइज किया था हिंदुइज्म को और अडॉप्ट कर लिया था बुद्धिज्म। हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज किया था सिर्फ और सिर्फ हिंदू सोशल ऑर्डर की वजह से, ठीक है, जो कि प्रमोट करता था वर्णा सिस्टम को। एंड गांधी जी का दूसरी तरफ बहुत ज्यादा फेथ था हिंदुइज्म में, वो हिंदू धर्म में आस्था रखते थे। ठीक है ना, तो ये दोनों में फर्क है कि भाई बी आर अम्बेडकर ने क्रिटिसाइज करा हिंदुइज्म को ड्यू टू द हिंदू सोशल ऑर्डर एंड गांधी हैज अ डीप फेथ इन हिंदुइज्म। अब संघर्ष के तरीका भी दोनों का अलग अलग था। फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल है वो बी आर अम्बेडकर के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, कानूनी उपाय निकालने चाहिए। गांधी के लिए
जो तरीका था वो था अहिंसा और सत्याग्रह का। ठीक है, ये हम गांधी के जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो वहां पर भी हमने पढ़ा था द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। ठीक है, सत्याग्रह का क्या मतलब होता है, आई होप आपको पता होगा। इट मीन्स फोर्स ऑफ ट्रूथ, सत्य की शक्ति को कहा जाता है सत्याग्रह। ठीक है, और इसको सोल फोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये है डिफरेंसेस बिटवीन बी आर अम्बेडकर एंड गांधी जी। अंडरस्टूड, द डिफरेंस समझ में आया, क्योंकि ये ऐसी चीज है जहां से क्वेश्चन आ सकता है वेरी प्रोमिनेंटली। अब की डिबेट जो हुई बिटवीन गांधी एंड बी आर अम्बेडकर, उसका नतीजा जो है वो साइन हुआ था पूना पैक्ट के द्वारा। ठीक है, कब साइन हुआ ये पूना पैक्ट, 1932 में। 1932 में ये जो है पैक्ट साइन हुआ। अब डिबेट क्या थी, देखो, अम्बेडकर ने इनिशियली डिमांड करा था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स। ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ। वो चाहते थे कि दलित्स को जो है इलेक्शंस में अलग से हिस्सेदारी दी जाए, वो भी अपने एक दलित रिप्रेजेंटेटिव को चुन करके। ठीक है, दलित रिप्रेजेंटेटिव को चुन करके लेजिस्लेटिव में भेजे। ठीक है, गांधी ने इस चीज को अपोज करा और उन्होंने फास्ट अनटू डेथ घोषित कर दिया कि वो जो है अनशन पर बैठ जाएंगे और अनटू डेथ, कि जब तक ये चीज, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो दलित्स है उनको हिंदुइज्म से अलग करके उनको एक अलग इलेक्टोरेट दिया जाए, उनको उनके अलग रिप्रेजेंटेटिव दिए जाए। ठीक है, तो वो उनका मानना ये नहीं था। तो यही एक मेन बोन ऑफ कंटेंशन था डिबेट का, कि अम्बेडकर ने डिमांड करा सेपरेट इलेक्टोरेट दलित्स के लिए और गांधी ने इस चीज को अपोज किया और उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, मैं फास्ट अनटू डेथ पर जा रहा हूँ, एंड पर ये चीज नहीं होगी कि आप दलित्स को हिंदुइज्म के उससे अलग कर दें। ठीक है ना, सो दिस इज वन थिंग। अब अम्बेडकर पृथक निर्वाचन चाहते थे, गांधी ने इसका विरोध किया और अनशन किया। परिणाम ये निकला कि दोनों के बीच 1932 में पूना पैक्ट साइन हुआ और रिजर्व्ड सीट्स इंस्टेड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, जो है ये नतीजा निकला कि पृथक निर्वाचन की जगह आरक्षित सीटें दी गई। अंडरस्टूड, तो ये जो डिबेट है दोनों के बीच में और पूना पैक्ट, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब चलो सॉल्व करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच कॉन्सेप्ट इज सेंट्रल टू अम्बेडकर्स थॉट? अम्बेडकर के विचार का मुख्य तत्व क्या है? सोशल जस्टिस, मिलिटरिज्म, इंपीरियलिज्म या कैपिटलिज्म? क्या वो सामाजिक न्याय है, क्या वो सैन्यवाद है, साम्राज्यवाद या फिर पूंजीवाद? देखो, इस आज के इस लेक्चर में मैं कम से कम 3 से 4 बार ये शब्द लिख चुकी हूँ, दैट इज सोशल जस्टिस, एंड दिस इज रिलेटेड टू बी आर अम्बेडकर। तो उनका जो सेंट्रल आइडिया था वो था सामाजिक न्याय का। सो हियर द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। मूविंग ऑन, अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ। अम्बेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? अब हमें पता है दैट ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या वो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, प्लानिंग कमीशन के, या फिर इलेक्शन कमीशन के? देखो, यहाँ पर आप कंफ्यूजन हो सकता है आपको। ठीक है, पर अगर आपने पढ़ा है तो आप डेफिनेटली इस चीज को क्लियरली आप इसको आंसर कर पाएंगे दैट ही ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो देयरफॉर आप ये अंदाजा लगा लेंगे, अगर आप कंफ्यूज भी हो गए, दैट ही वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, so here the right answer is option B, drafting committee. Next, which event resolved the conflict between Gandhi and Ambedkar? गांधी और अंबेडकर के बीच विवाद किस घटना से सुलझा? हमने अभी इसको कुछ मिनट पहले, कुछ सेकंड्स पहले पढ़ा है। क्या वो लाहौर रेजोल्यूशन था, क्या वो पूना पैक्ट था, कैबिनेट मिशन या क्विट इंडिया मूवमेंट? देखो, भारत छोड़ो आंदोलन तो दूर से दूर तक हो नहीं सकता। ठीक है ना, उसके बाद कैबिनेट मिशन, वी आर नॉट श्योर। ठीक है, क्या वो लाहौर रेजोल्यूशन था? नहीं, लाहौर रेजोल्यूशन वाज अबाउट पूर्ण स्वराज। ठीक है, तो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन बी, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट में गांधी जी और अंबेडकर जी की सुलह हुई थी एंड दे केम टू अ पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन फॉर दलित्स। ठीक है, मूविंग ऑन, अंबेडकर एम्फसाइज्ड व्हिच प्रिंसिपल? अंबेडकर ने किस सिद्धांत पर जोर दिया? क्या वो समानता था, राजतंत्र, तानाशाही या धर्मांतर? आई थिंक ये बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन।
जब आप ये पूरा लेक्चर पढ़ चुके हो तो आई होप ये तो आपको समझ आ ही गया होगा दैट क्या वो मोनार्की को प्रमोट करते थे, राजतंत्र को प्रमोट करते थे? बिल्कुल भी नहीं। क्या उन्होंने तानाशाही चाही थी? डेफिनेटली नॉट। क्या उन्होंने धर्मांतरण चाहा था? हो ही नहीं सकता, राइट? सो द राइट आंसर ओवर हियर इज इक्वालिटी या फिर समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉल्ड कास्ट सिस्टम a graded inequality? Who called caste system a graded inequality? यानी किसने जाति को कर्मबद्ध, again sorry for my mispronunciation but yes the students of Hindi can definitely say this word, असमानता कहा। तो ग्रेडेड इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट, अब देखो अभी तो आप इसको आंसर कर पाओगे इजीली, ठीक है, क्योंकि हमने अभी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आपको मालूम है कि इसका आंसर अम्बेडकर ही है। लेकिन एग्जाम में ये चीजें कंफ्यूज कर देती हैं बच्चों, ठीक है। एग्जाम में आप नहीं क्योंकि एग्जाम में आपने गांधी जी को भी पढ़ा है, आपने वेस्टर्न थिंकर्स को भी पढ़ा है ना, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होती है, तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाती है एग्जाम में जब आप बैठते हो कि एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है। तो कास्ट को ग्रेडेड इनइक्वालिटी का सिस्टम किसने कहा? अब आप देखो हिंट इस चीज से ले सकते हो कि कास्ट सिस्टम के सबसे बड़े जो विरोधी थे वो थे बी आर अम्बेडकर, एंड बी आर अम्बेडकर इज द राइट आंसर। So option C here is the right answer. So I hope आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। It was totally around डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हमने उनका पॉलिटिकल थॉट को समझा, ठीक है, एंड वी ऑल्सो डिड अ कंपैरिजन एंड वी स्टडीड अबाउट द डिबेट बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, एंड देन वी सॉल्व सर्टेन PYQs। तो आई होप अब आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो पॉलिटिकल थॉट था, उनका सोशल इक्वालिटी को लेकर के क्या मानना था, कास्ट को लेकर के उनके क्या विचार थे, उनके क्या क्या मेजर वर्क्स जो है जो हमने पढ़े, ठीक है ना, किस साल में वो मेजर वर्क्स लिखे गए, वो सारी चीजें, और आज टोटली इन टोटालिटी हमने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड हिज कंपैरिजन विद महात्मा गांधी को डिस्कस किया है। दिस कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पोटेंशियल पार्ट फॉर योर एग्जाम, सो बी प्रिपेयर्ड and all the best. Thank you everyone.